अस्सलामुअलैकुम शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ हैं आज मेरे दो मेहमान जहांज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। जहांज़ेब अब्बासी साहब, आज एक डेडलाइन थी और वो ये थी कि जो 3 रुकनी बेंच का हुक्म था, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका जो उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि फेडरल गवर्नमेंट फोर्थ विद यानी कि फौरी तौर के ऊपर जो है 21 अरब रुपए पंजाब और KP के इंतखाबात के लिए जमा कराएं, इलेक्शन कमीशन को दे। और इलेक्शन कमीशन ने आज रिपोर्ट जमा करवानी थी, तो क्या बना आज? शुक्रिया सिद्दीकी साहब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है और जो हमारे ज़राए से हमें पता चला है कि सिर्फ एक पेज पर, एक सफ़े पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और उसमें ग़ालिबन 2 पैराग्राफ्स हैं। एक पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है जी कि जो 21 अरब रुपये हैं वो नहीं मिले, पैसे ऐसे कोई नहीं ले पाई जी, उन्होंने कह दिया था। ठीक है। तो दूसरा उन्होंने ये कहा है जी कि जो सिक्योरिटी का मामला है पंजाब में 3,75,000 हमें चाहिए थे सिक्योरिटी के एहलकार, लेकिन जो निगरान हुकूमत है पंजाब की वो ये कह रही है कि हमारे पास शॉर्टफॉल है, तो 75,000 जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो आपको दे सकते हैं। तकरीबन 3.25 लाख चाहिए, 4 लाख। तो अब और मैं जी 75,000 है हमारे पास। अब सुप्रीम कोर्ट निगरानी तो कर रही है इस पूरे प्रोसेस की, लेकिन अब रिप्लाई भी जमा हो चुका है, तो अब देखें क्या होता है। लेकिन सिद्दीकी साहब, जो मैंने आज वेबसाइट देखी है ना सुप्रीम कोर्ट की जो काज़िश की है, उसमें मैंने केस इंटर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 5 2023, तो उसमें तो ये लिखा हुआ है कि ये केस जो है ना ये ख़त्म हो चुका है। ये नहीं देखें, वो तो आएगा सही, वो तो उस पर यही लिखा आएगा क्योंकि उसका स्टेटस ये है कि वो उसका फ़ैसला आ चुका है। जब फ़ैसला आ चुका है तो फिर उसकी कोई नेक्स्ट डेट नहीं है। और उसी ऑर्डर के अंदर ये लिखा है कि अदालत में चैम्बर में जो है ना वो जजेस के परूजल के लिए पेश की जाए और वो उसमें फिर अप्रोप्रिएट अहकाम जो हैं वो उसमें जारी करेंगे। तो अब ये रिपोर्ट चलेगी ये चैम्बर के अंदर, तो अब तैयब बलोच ये जाएगी, ज़ाहिर है जज साहिबान को जब वक्त मिलेगा तो फिर वो देखेंगे कि हाँ क्या कहा है क्या नहीं कहा है, क्योंकि फिर उसके बाद जो है वो अगली डेडलाइन है 17 अप्रैल की। बिल्कुल। और वो इन्हीं दोनों सिक्योरिटी मामलात से मुताल्लिक हैं और उसमें फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया है कि इसकी रोशनी के अंदर वो एक सिक्योरिटी प्लान जो है वो बना के 17 अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे। तो फंड्स के हवाले से जो हम देख रहे हैं वो सूरत हाल ये है कि फेडरल कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा जी इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जो हैं वो दिए जाएं और उसके लिए मामला जो है वो उन्होंने पार्लियामेंट को भिजवा दिया अंडर आर्टिकल 86 के जनाब, वो क्योंकि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं, बजट है, फलाना नाम से गया है। तो हुण की करेगी अदालत? देखें, मैं भी यही सोच रहा था कि ये जो 17 अप्रैल को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सिक्योरिटी वाले ख़ासकर मामलात। अभी तो इन चैम्बर ये रिपोर्ट भी सबमिट हो गई फंड्स वाली, तो वो होगी तो उसके बाद शायद हमें कुछ नज़र आए कि अदालत क्या करती है, कि अदालत का जो फ्रेमवर्क है या इनकी जो स्ट्रेटजी है, बेसिकली स्ट्रेटजी है, वो हमें नज़र आएगी कि ये क्या करते हैं उस पर। दरअसल ये चीज़ तो है तो सहूलतकारी बादियुल नज़र में जो कुछ हो रहा है। किसकी सहूलतकारी है? क्या अदालतों में जो है वो होना नहीं चाहिए? अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए? अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन कौन से हुक्म पे होना चाहिए? सिद्दीकी साहब, आप उस समात में मौजूद थे जब ये कहा गया कि जी जब तहरीक इंसाफ ने ये दरख्वास्त दायर की, पहले तो उसको नोटिस था, फिर जब दरख्वास्त दायर की तो उन्होंने कहा कि जब आर्डर ही नहीं था तो उस पर अमल दरामद कौन सा? जो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नुक्ता उठाया था, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब का ये एक ऑब्जर्वेशन थी और बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि देखें अब तो इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कर दिया, तो जब इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कर दिया तो इट मीन कि हमारे फैसले पे अमल दरामद हो गया, तो अब हम इस मामले को देख सकते हैं। ठीक है ना? तो इनकी तो मतलब इस टाइप की सहूलतकारी में फिर 2 नंबरी की यहाँ पे आ जाती है कुछ ऐसी सूरत हाल में कि मैनिपुलेशन आप कह सकते हो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह सकते हो, जब आप आइन और कानून से बलातर हो। 2 नंबरी का लफ्ज़ ज़्यादा सख्त नहीं है सर? 2 नंबरी का लफ्ज़ मैं ज़्यादा सख्त नहीं कह रहा, सहूलतकारी इससे ज़्यादा सख्त है। ठीक है ना? अभी तो लोग मैं तो 2 नंबरी कह रही है ना, आप पब्लिक में जाए ना अवाम उन्नास में, तो वो तो 18 नंबरी कह रहे हैं इसको। अच्छा, 18 नंबरी है वो। उस पर अपना जहांज़ेब अब्बासी, एक आज़ाद कश्मीर में देख लें इसके प्राइम मिनिस्टर को तनवीर इलियास को उनको घर भेज दिया उन्होंने अदालत ने।
वो मैंने फैसला भी पढ़ा है वैसे। अब फैसला पढ़ा जी, ना जी, आपने, जी, और उसमें वैसे वजह से जुल्म नहीं है यार जी, ये प्राइम जुल्म मिनिस्टर के साथ। जुल्म है, और लेकिन है उसमें पहले जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जो है वो आप स्टे दे दें, और फिर जब उसमें सदीकी साहब जो जवाज़ बनाया उन्होंने, वो बेसिकली एक एडमिटेड फैक्ट है। वो ये कह रहे हैं जी कि हमने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से पूछा जी कि आपने ये कहा कि मैं जजा दे तुए कट देवांगे, कट देवांगा, तो दसो जी कि तुसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की थी। तो उस पर सरदार तनवीर इलियास साहब ने ये कहा जी कि हाँ जी मैं मानता हूँ, मैंने ये बात कही है। तो ये मेरा ये कहना जो है ये तौहीन अदालत है, लेकिन मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है वो कोर्ट के सामने जो है ना वो करता हूँ, और ख़ुद को मर्सी ऑफ द अदालत करे मुकर्रम पर छोड़ता हूँ। अच्छा, अब उन 6 जजेस ने ये कहा कि देखिए आप एडमिट तो कर रहे हैं कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, तो फिर टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट उनको डिस्क्वालीफाई वो किया गया, सज़ा दी गई, और फिर फॉर 2 ईयर्स जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो बहरहाल अब मुझे नहीं पता कि आपका ये बात कहने का, शायद आप ये इशारा दे रहे हैं कि इनको कोई इशारा मिल गया कि जी यथे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो तो इस तरह की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। नहीं, ये बड़ा मुश्किल, देखिए बड़ा मुश्किल है ना यहाँ पे, मेरा ख्याल है। एनीवेज वो तो बात की बात है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, फिर इलेक्शन कहीं रह जाएंगे, कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, मामला और इधर से उधर चला जाएगा, सितंबर आ जाएगा, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पूरा ईमान सामने आता है। हुकूमत ने सितंबर अभी बहुत दूर है। देखिए नहीं, हुकूमत ने तो कोई ऐसी बात, जो इन्होंने अहकामात दिए सारा कुछ किया। देखिए साहब, ये अब सिंगल आउट किसी को नहीं कर सकते। ये सेक्रेटरी ख़जाना को या वज़ीर ख़जाना को या वज़ीर दाखिला को या वज़ीर आज़म को या कभी किसी को अब ये सिंगल आउट नहीं कर सकते। नहीं, सिंगल आउट करने की बात ही नहीं है। जो कोर्ट का ऑर्डर है वो तो फेडरल गवर्नमेंट को है ना, फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट कौन है? फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट थ्रू प्राइम मिनिस्टर। तो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी कि हमें उसके अंदर वो एक टॉप नॉच को पकड़ना, उन्होंने वो इधर उधर थोड़ी भागने। सदीकी साहब, सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम इदारा पार्लिमान है, जिसको तमाम इदारों का माँ भी कहा जाता है, माँ कहा जाता है, और पाकिस्तान की इस रियासत की, इस जमहूरियत की माँ जो है वो पार्लियामेंट है। तो पार्लिमान ने जब रोक दिया है कि भाई ये जो फैसला, नहीं अभी तो फैसला किया नहीं पार्लियामान ने, वो तो पार्लियामेंट के मनी बिल के तौर पर पेश किया, वो उन्होंने एडजर्न कर दिया एक हफ्ते। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो करारदाद उन्होंने पास की है, करारदाद में वजीर आजम को रोका है, कबीना को रोका है कि आपने, वो करारदाद और चीज़ है। ये मनी बिल के अंदर क्या, तैयब लोई साहब आप डेमोक्रेट हैं, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग कवर करते हैं, आपको पता है को जो है वो एक अदालती फैसले को करारदाद के जरिए गैर मुसर तो नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सेंटिमेंट है। लेकिन सिद्दीकी साहब जो असल मामला फिर वही है कि आर्टिकल 184(3) ये कब रेगुलेट होगा, और ये मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कोई कहीं अना का मसला तो नहीं है। इसको क्यों अना का ही मसला अभी तो फिलहाल अना का मसला, इसको क्यों रेगुलेट नहीं किया जा रहा। अब मैं सोच रहा था कि सर देखिए, जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो व्यू दिया है, अगर हम उसको सामने रखें तो अगर आर्टिकल 184(3) रेगुलेट होता तो क्या 1999 वाला जो मिलिट्री कू था, क्या वो वैलिडेट हो सकता था? ठीक है, तो ये पूरी हिस्ट्री है। नहीं देखिए, 184(3) की अपनी एक अहमियत बहुत है, और फिर दूसरा ये है कि वो, लेकिन बात वहीं पे आ जाती ना कि हमने ये इख्तियार, या अदालतों ने ये इख्तियार हुकूमतें गिराने के लिए इस्तेमाल करना है, या जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जैसा कि अतर मिनल्ला साहब अपने फैसले के अंदर लिखते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, मिसिंग पर्सन के लोग हैं, उन लोगों की अपलिफ्ट के लिए इस्तेमाल हो ना। मतलब अगर उनके साथ कोई ऐसी हो, ये हम हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल ना करें, कानून कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पहली दफ़ा जब इस्तेमाल किया गया तो भट्ठा मजदूरों के लिए इस्तेमाल किया गया था, और बिल्कुल उस तो अच्छा, अब जो है ये आपको टाइमिंग समझ आ रही है? टाइमिंग क्या बन रही है कि 184(3) में जो तरामीम के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिशनर्स का कानून आया है, अब इस कानून को आप ये देखें कि वो 10 दिन रोक सकते हैं प्रेसिडेंट अगर चाहें तो, फिर वो ऑटोमेशन पे हो जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। और इसी दौरान में जो है वो आप ये देखें कि पार्लियामेंट का इजलास भी मुलतवी किया गया है जी। तो जब ये कानून आएगा, अब तो सुना है कि वो कानून अदालतों में चैलेंज भी हुआ है, आज भी कोई सुप्रीम कोर्ट में किसी ने दरख्वास्त डाल दी है, और हाई कोर्ट के अंदर भी डाल दी है। तो जो अभी लॉ बना नहीं है तो उससे पहले चैलेंज कैसे हो? तो ये तो बहरहाल जो कोई वकील साहब हैं जी, वो कोई पटिशन यहाँ पे लेके आए हैं। अच्छा, तो वो जो अभी एक लॉ जो बना ही नहीं है तो उससे पहले बन गया ना? अब तो नहीं सर, नहीं अब तो बन गया ना, अभी वो पूरा प्रोसेस तो नहीं मुकम्मल हुआ है, अभी वो कम से कम अब तो प्रोसीजर बाकी है। वैसे तो टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली इट्स अ लॉ,
नहीं, लेकिन कम से क्योंकि कम सदर अब रोक तो सकता नहीं है उसको। पूरा प्रोसीजर जब तक अडॉप्ट नहीं होगा तो उससे पहले तो उसको इस तरह से नहीं वो किया जा सकता, उसके ऊपर कोई वो बात नहीं हो सकती। लेकिन सवाल फिर ये वही है सर कि ये सिर्फ पार्लियामेंट की मंशा भी तो नहीं है। अगर हम ये कहें कि सिर्फ सियासतदान ये कहता है कि राइट टू अपील मिले, भाई ये राइट टू अपील तो आपकी अपनी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए, जो इस वक्त भी एक बड़ी तादाद है, आसिफ खोसा साहब जी, वो भी ये कहते रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि भाई अब राइट टू अपील दे दें और एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल में तो ये इस तरह की पटिशनें तो शायद समाज के लिए फिक्स ही ना हो। तो हाँ, ये तो अभी तो मेरा नहीं ख्याल होगी। तो अब तैयब आपको क्या लग रहा है, काजी फाइज़ के क्यूरेटिव रिव्यू के अंदर कुछ पेशरफ्त हुई? ये इतना बड़ा फैसला है कि 2 दिन हो गए हैं कि ये फैसला नहीं हो पा रहा, ये वापस करना है कि लगाना है? ये वाकई समझ नहीं आ रही। देखें 6 रुकनी बेंच आता है, ठीक है ना, समाअत करता है 5 मिनट की और विद इन मतलब आधे घंटे में पूरा जजमेंट भी उसका आ जाता है। और यहाँ पे एक मामला है जिसकी हमें ख़ुद पाकिस्तान के पूरे अदालती जुडिशल निज़ाम के जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, मतलब एक चीज़ काबिल अमल नहीं है पाकिस्तान में। और वो किसी इंडिया से या कहीं से एक चीज़ उठा के उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी और अब उसके ऊपर भी चीफ साहब जो हैं वो दूसरा दिन चल रहा है। कल उन्होंने फ़ैसला महफूज किया था, अब वो फ़ैसला सुना नहीं रहे। लगता ही शायद ये भी असाब के साथ और टाइमिंग की कहानी इन्होंने एडजस्टमेंट की हुई है कि भाई किस वक्त पे और कैसे सुनाना है। कि ये चीज़ें देखें, बात ये है कि आप चीज़ों को ख़ुद मशकूक बना रहे हैं। एक चीज़ है नहीं, उसकी गुंजाइश शायद में नहीं बनती तो उसको उठा के बाहर फेंको। सपोज़ करो अगर बनती है आपकी इनकी विजडम में या इनकी दनिस्त में तो भाई आप फैसला करो, लेट डिसाइडेड। ये तो नहीं है कि आप उठा के साइड पे रख दो और फिर टाइमिंग को देखते रहो या लोगों के उसके साथ खेलते रहो या आप नब्ज़ें चेक करते रहो कि जब कोई प्रॉपर टाइम आएगा। देखो यहाँ पे तो यही कुछ होता है। देखिए साहब, मुझे आप ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की कोई भी दरख्वास्त आती है तो यूँ लगती है, लेकिन आप ये बताएं कि नज़र नहीं, अभी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त आई है केपी में इलेक्शन की, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के वापस किया, वो गए अपना पेशावर हाई कोर्ट चले गए। वो पेशावर हाई कोर्ट गए हैं, लेकिन इधर लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा था और जो है ना आपने वो मोटो ले लिया उसको। वो जजेस साहब, क्योंकि ये 3 जो जज पंजाब इम्पोर्टेंट भी तो है। तख्त लाहौर का मामला था ना, बकौल ये हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी के भी कि तख्त लाहौर के मुस्तकबिल की सियासत के लिए पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है जुडिशरी ने। ये बिलावल भुट्टो जरदारी के अल्फाज था, ये बलोच के नहीं है। तो इन्होंने वो यरगमाल बनाया। अब इनका जो इंटरेस्ट था वो तो तख्त लाहौर पे था या पंजाब से मुतल्लिक था, KPK में इनका इंटरेस्ट नहीं है। इसी वजह से इन्होंने KPK वालों को कहा कि आप मुतल्लिका फोरम पे जाए। अब जब दरख्वास्त मुतल्लिका फोरम पे जानी थी तो शायद वो तहरीक इंसाफ वाले यही चाह रहे थे कि ये सहूलतकारी हमें यहाँ से होती है, शायद KPK या खैबर पख्तून पेशावर हाई कोर्ट से हो या ना हो, तो इधर से हो रही है तो इधर से फिर दरख्वास्त दायर कर दे। तो मुश्ताक गनी जो साबिक स्पीकर है उन्होंने इधर दरख्वास्त दायर की, लेकिन यहाँ उन्होंने एतराज़ लगाया तो शायद ये अब वहाँ पर चले गए हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ सर वो ये है कि यहाँ पे मुझे ये बताएं कि हमजा शहबाज के पॉलिटिकली चीज़ों को छोड़ दें, एज ए उसको साइल देखें, एज ए उसको फ्रीक देखें, क्या उसके यहाँ पे हकूक मजरू नहीं हुए जब पंजाब का रन ऑफ इलेक्शन था और उसमें उसने रिव्यू डाला। अब मामला ही ख़त्म हो गया, असम्बली ही ख़त्म हो गई, अभी तक उसको रखा हुआ है। अब कहेंगे बगैर मौसर हो गया, ठीक है ना, उस टाइम क्यों नहीं लगाया था? ये क्या इनकी बददियानती नहीं है? नहीं है, मेरा ख्याल है बददियानती वाला। तो आप क्या कहेंगे? कह लें देखें, आपने टाइमिंग की बात की, मुझे आप ये बताएं आजकल ना हमें एक नरेटिव दिया जाता है या हमें एक बात बताई जा रही है जी ये 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना आइनी कमांड है तो अब आप आइन से कैसे भाग सकते हो? यस, डन, वी एक्सेप्टेड, आइन हमारा सब कुछ है। 90 रोज़ में इंतखाबात कराना अगर आइन का डिमांड है तो हम उसको तो तस्लीम करते हैं, लेकिन आप साथ ये बताओ क्या अवामी मैंडेट का आइनी कमांड ये नहीं था कि असम्बली अपना टेन्योर पूरा करे? वो इनकी सहूलतकारी की वजह से, अब वो सहूलतकारी क्या 63A का गलत डिफाइन करना या रीराइट करना, आइन को रीराइट करना। ठीक है, तो वो आपकी बात समझ आ रही, लेकिन आप गुफ्तगू को लेके किधर जा रहे हैं? मैं गुफ्तगू को इस जानिब लेके जा रहा हूँ कि जो इनको जो चीज़ पसंद, जो इनको माइंड इनका बना होता है, हम अच्छा, अगर ये सुप्रीम कोर्ट बुला लेती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर को, तो जाज़िब अब्बासी क्या होगा?
नहीं, खैर ऐसे नहीं है, लेकिन देखिए जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कम से कम वो तो सबके सामने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त मुआशी बदहाली है या पाकिस्तान में जो नक्शे अमन है वो, लेकिन ये वजूहात हैं इलेक्शन को लेकर के। सर पहले सुने ना। अच्छा, ये रीजनिंग आई कहाँ से? क्या ये रीजनिंग उस वक्त आना शुरू हुई जब ये क्राइसिस जो है, पॉलिटिकल क्राइसिस या जो असम्बली तहलील, आपको याद है जब कौमी असम्बली तहलील हुई थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला वो सारा चक्कर चला, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर उनसे पूछा जी हाँ जी बताएं, तो उन्होंने कहा जी कि अभी सेंसस वाला इशू रहता है, तकरीबन 9 महीने उन्होंने कहा था कि नहीं हो सकते, मरदमशुमारी वाला काम अभी रहता है। अच्छा, फिर जब वो CCPO लाहौर वाले केस में इन्होंने बुलाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी पैसे नहीं हैं, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। तो ये कंटिन्यूसली एक स्टेटमेंट चली और अब तो इलेक्शन कमीशन ने वो 2 खतूत भी लिखे हैं, पार्लियामेंट को भी लिखा है, स्पीकर को भी लिखा है कि भाई ये देखें और क्या करना है जब एक फ्री एंड फेयर और पीसफुल इलेक्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा सिद्दीकी साहब, आप जो कह रहे हैं ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, देखिए हमारे पास जो जुडिशल हिस्ट्री है ना, मिसाल के तौर पे एक वज़ीर आज़म को का अपने अदालती कत्ल कर दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अभी तक वो लेबल लगा हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत में नायल कर दिया, वही 4 अप्रैल, वही जनाब, वो अभी तक वो लेबल लगा हुआ है। ठीक है, एक वज़ीर आज़म को आपने वो ख्याली तनख्वाह की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये सियासतदान जो है वो कब तक, और वो भी फिर वही बात है कि नहीं तो इमरान खान साहब तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि भाई अच्छा है इनकी इज्जत खिंचाई हो, और वो तो अपनी सियासत सारी की सारी अदालतों के कंधों के ऊपर रख के तो वो कर रहे हैं, हर चीज़ को वो कोर्ट में चैलेंज करते हैं, वहाँ से उनको रिलीफ मिल जाता है। सर कोर्ट के अलावा वो खाए पॉलिटिकल हो या क्रिमिनल साइड के ऊपर। चलो बहरहाल मेरा ख्याल है कि अफ्तारी का वक्त होने वाला और आप लोगों ने भी दूर दूर जाना है, तो जनाब आज की ताज़ा तरीन यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट दाखिल कर दी और कहा है कि जनाब पैसे वैसे हमें कोई नहीं मिले, पंजाब 75,000 सिक्योरिटी एहलकार दे सकता है। तो ये गुजारिशात है, आपने हमें कहा था कि चिट्ठी डालनी है, हमने आपको चिट्ठी डाल दी। अब उस चिट्ठी के ऊपर तीनों फाजिल जज साहिबान इस नुक्ता नज़र में देख के गौर कर रहे होंगे कि हम की करिए आगे कैसे चलना, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस कंप्लाइंस के हवाले से क्या होता है ये देखना है। बहरहाल अभी कुछ नहीं होगा हमारे ज़राए के मुताबिक, लेकिन 17 अप्रैल के बाद जो है वो चीज़ों को शायद कुछ पहिए लगना शुरू हो जाएंगे। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।